हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा अकेडमी 2.0। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है टूल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छठवें सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है टूल इंजीनियरिंग। तो इसके मैराथन क्लास आज हम लोग चलाने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है हम टूल इंजीनियरिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इसमें डिस्कस करूंगा और आपको ये एक वीडियो देखने के बाद जो है बैक की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। इस एक वीडियो से आप लोग जो है अगर पूरा क्वेश्चन जितना मैं बताता हूँ पूरा अगर आप सिलेबस का अनुसार तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 50 नंबर का पेपर होता है। तो 50 में आप लोग 40 नंबर कहीं नहीं गए, आप लोग का 40 नंबर जो है आप लोग पा सकते हैं आसानी से। तो चलिए इस मैराथन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम्हारा पहला चैप्टर है कटिंग टूल्स और पहले चैप्टर में हमारा क्या क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो कि आप लोग जो है 3-4 सेमेस्टर से लगातार पढ़ रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े थे, फोर्थ में भी पढ़े थे, फिफ्थ में भी पढ़े हैं, सिक्स में भी पढ़ना है। 3 सेमेस्टर आप लोग लगातार पढ़े हैं तो आप लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है आप लोग कहीं से पढ़ लीजिएगा। वैसे आप लोग को पता ही होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और नहीं पता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मैं पढ़ा दूंगा। और इसमें जो है यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल, यानी जितने भी टूल मटेरियल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं उनके कितने कितने मटेरियल होते हैं उसके बारे में बताना है। जितने टूल्स हमारे यूज होते हैं कटिंग टूल, उसको जो है बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो है कटिंग टूल्स के निर्माण यानी कटिंग टूल्स को बनाने के लिए जो है सामान्यतः निम्न पदार्थों का यूज किया जाता है। यानी हमें कोई भी कटिंग टूल को बनाना होता है तो उसको बनाने के लिए हमें जो है पदार्थ की जरूरत पड़ती है यानी मटेरियल की। तो उसमें जो मटेरियल आता है तो पहला मटेरियल हमारा आता है हाई स्पीड स्टील। ये जो है एक मटेरियल का नाम है, हाई स्पीड स्टील। और ये जो है 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर हर बार जो है ये रिपीट होता है। तो आइए देखते हैं हाई स्पीड स्टील जो ये मटेरियल है ये होता क्या है एक्चुअल में और वर्क कैसे करता है। तो हाई स्पीड स्टील जो है इसके यूज से मशीनिंग स्पीड में पर्याप्त वृद्धि करना संभव होता है। यानी जब हाई स्पीड स्टील से कोई मटेरियल हम बनाए हैं तो जैसे मान लीजिए हम हाई स्पीड स्टील से एक टूल कोई बना लिए हैं नॉर्मल सा, तो फिर उस टूल से जो है हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो है खूब स्पीड में कर सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार जो है उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं, जितने की हमें ज़रूरत होगी उतनी स्पीड पर जो है हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। और इस स्टील का प्रमुख लक्षण यानी इस स्टील का मेन काम जो है हाई उच्च तप्त कठोरता, यानी जैसे कोई हार्ड हार्ड है, जैसे मतलब कोई सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है उसको उसका कटिंग करना है तो उसको कटिंग करने के लिए जो हमारा जो टूल बना रहेगी उसमें अगर बढ़िया जो है बहुत मजबूती वाला बहुत हार्ड मटेरियल का यूज किया जाएगा तभी तो वो काट पाएगा एक कठोर मटेरियल को। जब हमारा कोई बढ़िया मटेरियल से बना होगा, मजबूत मटेरियल से बना होगा टूल, तभी वो टूल जो है एक बहुत ही मजबूत सरफेस को काट सकता है आसानी से। तो इसका कहने का मतलब यही है कि इस स्टील का प्रमुख लक्षण यही है उच्च तप्त कठोरता तथा बियर रेजिस्टेंस, यानी वही मजबूत टूल का बना होना चाहिए, यानी मजबूत मटेरियल का टूल जो है बना होना चाहिए। और ये लगभग 900 डिग्री टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस बनाए रखते हैं। अगर हम कटिंग करने लगेंगे तो उसमें जो हमारा टूल होता है तो वो जो है कटिंग करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसको, तो वो जो है खूब हीट हो जाता है, खूब गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर उसका जो है बढ़ जाता है। और जब अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो फिर बहुत टूल होते हैं जो कि काम जो है नहीं कर पाते उतना हिसाब से, बहुत स्लो काम करने लगते हैं, मशीन गर्म हो जाती है उसकी तो बहुत धीरे धीरे नाचता है। तो और ये जो है ये हाई स्पीड स्टील मटेरियल का अगर यूज करेंगे हम तो इसमें जो है 900 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये तापमान को बनाए रखता है। अगर 900 डिग्री तक पहुंच गया है हीट तब भी ये जो है एकदम बढ़िया से वर्क करेगा, कोई स्पीड में कटिंग करेगा। और इसकी कटिंग स्पीड जो है 0.75 से 1.8 मीटर पर सेकंड तक होती है, यानी इतने टाइम में ये जो है कटिंग कर देता है, इसकी स्पीड है ये। और 900 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तापमान तब भी इसकी जो है इतनी ही स्पीड रहती है। तो आइए आगे रहते हैं हाई स्पीड स्टील की 3 सामान्य किस्में निम्नों प्रकार हैं। हाई स्पीड स्टील जो है 3 प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है हमारा
1841 हाई स्पीड स्टील। इस स्टील में क्या होता है, इस स्टील में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम तथा 1% वेनेडियम होता है। हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन मिलाने से हॉट हार्डनेस स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारा जो 1841 है, ये हाई स्पीड स्टील जो है ये 18% टंगस्टन को मिलाकर बनाया जाता है और 4% क्रोमियम को और 1% वेनेडियम को मिलाकर तब बनाया जाता है टूल को। इतने मटेरियल को मिलाकर तब टूल को बनाया जाता है। और इसका जो है हाई स्पीड स्टील का जो टंगस्टन मिलाने से ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे 6642 हाई स्पीड स्टील। इस स्टील में 6% मॉलिबेरियम और 6% टंगस्टन और 4% जो है क्रोमियम तथा 2% वेनेडियम मिला हुआ होता है। मॉलिबेरियम व वेनेडियम टूल की कटिंग एज को बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं। तो ये हमारा मॉलिबेरियम, ये जो हमारी हाई स्पीड स्टील है, ये हाई स्पीड स्टील का सेकेंड टाइप है। इसमें जो है टूल को बनाने के लिए जो है 6% मॉलिबेरियम का यूज करते हैं और 6% टंगस्टन का यूज करते हैं, 4% क्रोमियम का और 2% वेनेडियम का। इन चार चीज़ों को जो है मिलाकर तब एक जो है टूल को बनाया जाता है। इन चार मटेरियल को मिलाकर तब ये जो है कटिंग एज को बनाए रखता है। कटिंग एज को बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज किया जाता है। कोई पूछेगा अगर कि कटिंग एज को, जैसे कटिंग टूल हो गया तो उसकी एज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, यानी कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, तो उसमें क्या बताएंगे आप लोग, मॉलिबेरियम हाई स्पीड स्टील, इसका जो है यूज करके बनाया जाता है कटिंग एज को, जिससे हमारी कटिंग एज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और वो जल्दी से खराब नहीं होता ना, टूटता है। एंड नंबर 3 पे हमारा सुपर हाई स्पीड स्टील। तो नाम से ही लग रहा है सुपर हाई स्पीड स्टील कि ये और ज़्यादा मजबूत होता होगा। इस स्टील को टंगस्टन 20%, 4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम तथा 12% कार्बाइड, यानी इतनी चीज़ों को मिलाकर तब इसको जो है बनाया जाता है। तो इसमें जो है टंगस्टन 20% रहेगा, 4% क्रोमियम रहेगा, 2% वेनेडियम रहेगा और 12% कार्बाइड रहेगा, तब जाके ये जो है सुपर हाई स्पीड स्टील बनता है। और कोबाल्ट को स्टील में मिश्रित करने से कटिंग टूल की हार्डनेस तथा बियर रेजिस्टेंस बढ़ती है। जब इसमें कोबाल्ट और स्टील दोनों को मिक्सचर किया जाता है तो इसको करने से जो है कटिंग टूल जो है बहुत और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, हॉट हार्डनेस, बियर रेजिस्टेंस बढ़ती है उसकी, औजार के हाई टेम्परेचर पर अच्छी कटिंग एफिशिएंसी बनी रहती है। और जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तब इसकी जो है कटिंग स्पीड जो है अच्छी रहती है, एकदम एफिशिएंसी के अनुसार रहती है। अब नेक्स्ट है हमारा टूल मटेरियल सीमेंटेड कार्बाइड, ये सेकंड हमारा है। सेकंड नंबर पर हमारा है ये वाला सीमेंटेड कार्बाइड। तुम्हारा सीमेंटेड कार्बाइड होता क्या है, कार्बाइड टूल स्टील को छोड़कर कास्ट आयरन या अन्य मटेरियल्स की मशीनिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तुम्हारा जो कार्बाइड स्टील है, ये जो है कार्बाइड टूल को छोड़कर कास्ट आयरन और अन्य मटेरियल की मशीनिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। तो कार्बाइड टूल को और इस टूल को छोड़कर जो कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है इसमें टूल को बनाने के लिए। स्टील का मशीनन इन टूल द्वारा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि निर्मित चित्र की प्रवृत्ति कार्बाइड के साथ चिपकने की होती है। इसमें जो है कार्बाइड का के साथ ये चिपक जाता है, इसलिए उसका यूज जो है नहीं किया जाता है। इसलिए इसमें जो है कास्ट आयरन का यूज किया जाता है, कार्बाइड का और स्टील का यूज नहीं किया जाता है, जिससे टूल खराब हो जाता है। ये पदार्थ मुख्यतः टंगस्टन कार्बाइड 90%, इसमें जो है टंगस्टन कार्बाइड जो है 90% मिला होता है और कुछ मात्रा में इसमें जो है टाइटेनियम कार्बाइड के कणों को बंधक के रूप में निकेल अथवा कोबाल्ट के चूर्ण को मिलाकर मॉडल्स में दबाकर अभीष्ट आकार में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इनको 1400% के टेम्परेचर पर
जो है इसको बनाया जाता है और ये ठोस पदार्थ का रूप ले लेते हैं। कठोरता में हीरे के बाद औजार आते हैं। तो जो हमारा डायमंड होता है, हीरा जो होता है हमारा, वो जो है उसके बाद जो है हमारा टूल आता है। इसका टूल आता है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड का टूल आता है और ये 100 डिग्री और 1000 डिग्री सेल्सियस पर अपने जो है हार्डनेस को बनाए रखता है। यही कारण है इसका उपयोग जो है हाई स्पीड स्टील पर किया जा सकता है। ये टूल शीघ्रता धातु काटकर अच्छे सरफेस फिनिश प्रदान करते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे बनाने में तो लोग जो है वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे में जो है ये पूरा मैराथन क्लास जो है कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा टूल मटेरियल, तो वो है सिरेमिक। सिरेमिक तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। सिरेमिक अत्यंत कठोर मटेरियल होता है। इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड विभिन्न बोरान नाइट्रेट्स चूड़े से बनाया जाता है। तो जो हमारा सिरेमिक होता है इसको जो है ये जो बहुत ही कठोर मटेरियल होता है और इसको जो है सिंटरित एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इससे और बर्न नाइट्राइड्स चूड़े से बनाया जाता है। दो मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है। पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है बोरान नाइट्राइड्स। यही दो यही 3 मटेरियल्स से मिलाकर इसको जो है बनाया जाता है सिरेमिक टूल को, सिरेमिक मटेरियल्स को। इन चूर्णों को भली भांति मिलाकर इन्हें लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पर सिंटरित किया जाता है। ये लगभग 1200 डिग्री तापमान पर भी अपनी हार्डनेस बनाए रखते हैं। तो ये जो है 1200 डिग्री सेल्सियस पर अपनी जो है हार्डनेस बना रखते हैं। इस मटेरियल की यही खासियत है। इन टूल को प्रयोग के लिए फिनिशिंग क्रियाओं में ही होता है। जैसे हमें फिनिशिंग करना हुआ किसी प्रोजेक्ट का, यानी किसी मटेरियल का, तो इसमें जो है सिरेमिक का यूज किया जाता है, सिरेमिक टूल का यूज किया जाता है। ये जो है फिनिशिंग के लिए काम आता है। और सिरेमिक टूल को हीट कंडक्टिविटी बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है इसकी जो है। ये जो है हीट पर जो है खूब बढ़िया से परफॉर्म करता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। सिरेमिक टूल का यूज कास्ट आयरन, प्लास्टिक एक्सेट्रा वगैरह में किया जाता है विदाउट इम्पैक्ट सिंप्लीफिकेशन सिंपली फिनिशेड फिनिश टर्निंग में किया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिरेमिक किस चीज़ से बनता है, सिरेमिक मटेरियल, और ये कितनी हार्डनेस होती है और कितना टेम्परेचर पर ये जो है वर्क करता है और कहाँ कहाँ इसका वर्क किया जाता है। बस यही ये डिफिनेशन में था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये जो है सिर्फ 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बर्नर और नाइट्राइड्स। इन्हीं 3 से मिलकर ये बना होता है। और ये जो है 1700 डिग्री सेल्सियस पर जो है 1700 डिग्री सेल्सियस पर इसको जो है गलाकर पिघलाकर बनाया जाता है। और ये जो है जब ये जो है फिनिशिंग करने लगा तो 1200 डिग्री टेम्परेचर तक ये आसानी से जो है चल जाती है इसकी मशीन, कोई नुकसान नहीं होता है। और इसका जो टूल है, इसके औजार का जो है फिनिशिंग में यूज किया जाता है। और सिरेमिक औजार को हीट कंडक्टिविटी और बेंडिंग स्ट्रेंथ इसमें जो है बहुत कम होती है। बस इतना ही आप लोग को समझना था। और कटिंग टूल का प्रयोग जो है कास्ट आयरन में भी और प्लास्टिक में फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसका अनुप्रयोग यहीं पर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डायमंड। डायमंड हमारा टूल मटेरियल है। हीरे डायमंड हार्ड मटेरियल होते हैं जिनका यूज ऐसे हार्ड मटेरियल्स में कटिंग में होता है जिन्हें अन्य पदार्थों में टूल द्वारा कटिंग करना संभव नहीं होता। तो जिस मटेरियल में किसी और पदार्थ से यानी किसी और पदार्थ के बने टूल से जो है काम नहीं हो पाता, तो उस जगह पर डायमंड से बनाए हुए टूल का यूज किया जाता है। और ये जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टूल होता है और ये सॉफ्ट पदार्थों पर हल्के कट लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे सॉफ्ट यानी जो मुलायम पदार्थ होते हैं, जो मुलायम मटेरियल होते हैं, उसमें जो है डायमंड से जो है कट लगाने में आसानी होती है। उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, खूब बढ़िया से हल्का आसानी से कट लग जाता है। हीरे का यूज प्रायः हार्ड रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एब्रेसिव मटेरियल की कटिंग में होता है। कटिंग स्पीड प्रायः 300
1730 से 1700 मिनट के मध्य रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। डायमंड को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के रूप में यूज किया जाता है। अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे केवल टूल टिप से ही बनाया जाता है। ये जो है डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए जो जो हमारा कटिंग टूल बनता है उसकी जो एज है वो अदर चीज़ का बना देते हैं, उसकी जो सैंक है वो भी अदर चीज़ का बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये टूल हो गया, ये हमारा टूल हो गया, तो इसकी जो टूल है इसमें जो है सब चीज़ जो है इसमें ये हमारा शंख होता है, और ये हमारा जो होता है नोज रेडियस होता है, और यहाँ पर हमारा जो है टूल लगा, तो यहाँ पर जो टूल लगा होता है इसको जो है डायमंड का बना दिया जाता है, और बाकी अन्य चीज़ें इसकी जो है दूसरी चीज़ का बना दिया जाता है ताकि इसमें कॉस्ट कम आए। तो ये हमारा डायमंड मटेरियल होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेलाइट्स मटेरियल। तो स्टेलाइट्स मटेरियल क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। अनेक अलौह मिश्र धातुओं में जिसमें कोबाल्ट हाई मात्रा में होता है, कटिंग टूल मटेरियल के रूप में प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया है। इन पदार्थों को हीट हीट ट्रीटेड नहीं किया जा सकता है। ये लगभग 1260 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ढलाई द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें लगभग 40-50% कोबाल्ट और 27 से 32% क्रोमियम, 14 से 29 5% टंगस्टन तथा 2 से 4% कार्बन होता है। हाई टेम्परेचर पर ये अपनी हार्डनेस बनाए रखते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर स्टेलाइट एचएचएस से अधिक कठोर होता है। तो हमारा जो हाई स्पीड स्टील मटेरियल है उसके बराबर या उससे अधिक ही कठोर होता है ये स्टेलाइट से, हमारा जो मटेरियल है ये। और ये अलाउ धातु है जिसमें जो है कोबाल्ट को इसमें ज़्यादा मिलाकर बनाया जाता है कटिंग टूल मटेरियल को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेलाइट अपनी कठोरता तथा कटिंग एज 750 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान भी बनाए रखता है। यही कारण है कि स्टेलाइट टूल कठोर धातुओं के रैपिड मशीनिंग के लिए आइडियल होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसको आप लोगों ने 3 सेमेस्टर में लगातार पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जो है इसको खुद से आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ पाए तो लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं जो एक इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को खूब अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप लोग को वीडियो देखने के बाद पूरा प्योरली समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टूल एंड कटर मेंटेनेंस। टूल और कटर का जो है मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कटिंग टूल के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं तो उसको जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आइए उसको देखते हैं। तो पहला हमारा बात है टूल्स को उचित ढंग से रखने के लिए एक स्ट्रेंज रैक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक टूल के लिए प्रॉपर स्थान हो। यानी कटिंग टूल का हम यूज करने के बाद उसको जो है एक बढ़िया से अच्छी स्थान पर रखें, उसको जाके दोबारा से हमें मिल सके, और वहाँ पर जहाँ पर रखें वहाँ पर जंग लगने के चांसेस ना रहें। यानी साफ एकदम स्वच्छ जगह रखना चाहिए। तो पहला हमारा ये है मेंटेनेंस का। एंड नेक्स्ट है हमारा टूल्स को रखने के लिए कवर का प्रयोग करना चाहिए। टूल्स को रखने के लिए उसको जो है कवर का प्रयोग करना चाहिए। कवर लगाने से जो है उसमें मिर्चा उर्चा जो है गंदगी नहीं फैलती। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद टूल को इस प्रकार रखें कि कटिंग एज खराब ना हो। तो जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है तो फिर उस टूल को जो है हम लोग खूब अच्छी तरह से उसको रख दें बंद करके पैक करके, जिससे हमारा टूल मटेरियल जो है खराब ना हो, जिससे हमारा टूल खराब ना हो। तो चौथा है हमारा टूल को समय समय पर रीग्राइंडिंग किया जाना चाहिए। रीग्राइंडिंग मतलब उसको जो है फिनिशिंग करना चाहिए। रीग्राइंडिंग ऐसे हमारा होता है जिसमें बीच बीच में जो है खरादन प्रक्रिया रहती है, खुरदरा रहता है, जिसको लगाए तो वो जो फिनिशिंग हो जाता है खूब बढ़िया से। एंड नेक्स्ट है हमारा टूल्स को मूवेबल पार्ट को निरंतर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। यानी जो टूल है उसको में जो है निरंतर ऑयलिंग करना चाहिए, उसमें जो ऑयल डालने से जो है वो बढ़िया से वर्क करता रहेगा। कटर के अंतर्गत निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए ये देखते हैं। कटर्स को सदैव शार्प रखना चाहिए क्योंकि ड्रिल कटर्स को चलाने के लिए अधिक शक्ति का आवश्यकता होती है। तो जो हमारा ड्रिल कटर है उसको जो है एकदम शार्प रखना चाहिए, यानी एकदम बढ़िया से उसको रखना चाहिए, क्योंकि इसको चलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा कटर्स को पहले ग्राइंड
करने करके फिर प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा कटर है उसको पहले ग्राइंडिंग उसकी करना चाहिए, उसकी फिनिशिंग जो है कर देनी चाहिए, जिससे उसमें जो है जंग वंग जो लगा है वो पहले से ही निकल जाए, ताकि हमारे जो मटेरियल में यूज किया जाए तो मटेरियल हमारा गंदा ना हो, खराब ना हो, वो बढ़िया से बना रहे। एंड थर्ड नंबर पर हमारा कटर्स को ड्रावर्स अथवा टोकरी में रखना चाहिए। तुम्हारा कटर्स को टोकरी में रखना चाहिए, जिससे कि उसकी कटिंग एज एक दूसरे के से टकराए नहीं। छोटे कटर्स को खूंटियों में टांगने चाहिए और बड़े कटर्स को जो है रख देना चाहिए खांचे में या टोकरी में रख देना चाहिए, जिससे हमारी जो है एज बढ़िया बनी रहती है। अब अगर एक ही टोकरी में जो है काफ़ी सारे एजेस को रख दिया जाए तो उसमें जो है एक दूसरे से टकरा कर जो है खराब हो सकती हैं। नंबर 4 पर हमारा स्टोर रूम से नए कटिंग ऑयल पेपर को लिपटे हुए प्राप्त होते हैं, जिन्हें कटर का प्रयोग से पहले हटाना नहीं चाहिए। जब कटर का हम जैसे हम कटर खरीदते हैं तो फिर स्टोर रूम में ला के रख देते हैं, फिर उसको जो है जब तक हम प्रयोग नहीं करें तब तक उसकी जो पन्नी उन्नी है उसको हटाना नहीं चाहिए, और हटाने से जो है उसमें मूर्छा उर्चा लग सकता है, तो खराब हो सकता है उसकी एज। नंबर 5 पर है ऑपरेशन के अंतर्गत कटर्स को वर्कपीस के माध्यम यानी मिडल उचित कटिंग ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लुब्रिकेशन, ओवरहीटिंग तथा कटर लीडर से बचा जा सकता है। तो हमारा जो ऑपरेशन का कटर है उसको जो है वर्कपीस के मध्य यानी बीच में जो है कटिंग ऑयल को का प्रयोग करना चाहिए। वर्कपीस के बीच में जो है कटिंग ऑयल का यूज करना चाहिए। उसको यूज करने से जो है हमारा लुब्रिकेशन और कटर का लीडर से जो है बचाया जा सकता है। नंबर 6 पर हमारा कटर को कभी-कभी अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, यानी हमेशा सीधा डायरेक्शन में यूज करना चाहिए कटर्स को। नेक्स्ट नंबर पर हमारा ऑपरेशन के पश्चात स्टोर करते समय कटर को अच्छे से साफ करके तेल लगाकर रखना चाहिए। ये हमारा। तो आइए अब आगे देखते हैं रिग्राइंडिंग एंड लेपिंग ऑफ टूल्स। ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो रिग्राइंडिंग तो आप लोगों को पता होगा कि फिनिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप लोगों ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा जरूर। तो आइए देखते हैं टूल को धार लगाने के लिए रिग्राइंडिंग करने से कटिंग टूल की इफिशियंसी को पहले से की तरह बनाया जा सकता है या बना रखा जा सकता है। तो रिग्राइंडिंग करने से जो हमारा टूल है वो जो है हमारा धार उसमें लग सकते हैं, वो एकदम बिल्कुल नया जैसा बन जाता है रिग्राइंडिंग का यूज करने से। रिग्राइंडिंग या धार किस समय लगानी या करनी चाहिए, तो या छिद्रों की गुणवत्ता, सरफेस रगनेस, कटिंग रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। जब वो जो है उसकी धार कमजोर होने लगी तब रिग्राइंडिंग हमें करना चाहिए। जब वो पुराना लगने लगे रिग्राइंडिंग करके उसको जो है सफा कर देना चाहिए। टूल ग्राइंडिंग के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। टूल को जब ग्राइंडिंग करने लगते हैं तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं ये देखते हैं। तो पहला हमारा है ग्राइंडिंग पहिए की घुमाव दिशा कटिंग एज के विरुद्ध होनी चाहिए। जो कटिंग है उसकी पहिए जो है और उसका डायरेक्शन जो है कटिंग एज के एकदम विरुद्ध होनी चाहिए। जैसे हम अगर इस इधर से कटिंग कर रहे हैं ग्राइंडिंग तो इधर से हमारा टूल जो है चलना चाहिए, इधर कर रहे हैं तो इधर से हमारा चलना चाहिए। ये डायरेक्शन जो है बहुत मैटर करता है। पहिए के विरुद्ध टूल के अधिक दबाकर नहीं रखना चाहिए, यानी टूल को ज़्यादा दबाकर नहीं रखना चाहिए, नॉर्मली मिडिल पर रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टूल को आगे पीछे चलाते रहना चाहिए, एक ही स्थान पर पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। टूल जो हमारा उसको वो आगे पीछे जो है चलाते रहना चाहिए, एक जगह नहीं रखना चाहिए। ग्राइंडिंग के अंतर्गत सदैव चश्मे पहनने चाहिए। जब ग्राइंडिंग करने लगे तो चश्मे को जरूर पहन लेना, चिंगारी उंगारी आँख में लग सकती है तो आँख खराब हो सकती है। ग्राइंडिंग के पश्चात ग्राइंडिंग गोज की सहायता से टूल एंगल्स की जांच की जानी चाहिए। जो ग्राइंडिंग गौज गेज है उसकी सहायता से जो है टूल का एंगल जो है उसको बढ़िया से जांच करनी चाहिए। अब लेपिंग ऑफ टूल्स है। आइए से देखते हैं। लेपिंग एक प्रकार की सूक्ष्म ग्राइंडिंग क्रिया है जो ढीले और डस्ट टाइप एब्रेसिव मटेरियल्स के द्वारा गोल चपटे अंगों पर की जाती है। तो हमारा ग्राइंड जो हमारा लेपिंग एक प्रकार का जो है ग्राइंडिंग है। जो लेपिंग होता है ये भी ग्राइंडिंग है, एक ही प्रकार का ग्राइंडिंग है जो ढीले और डस्ट टाइप एब्रेसिव को जो है गोले तथा चपटे अंगों पर की जाती है। जैसे गोला कोई है हमारा टूल कोई मटेरियल तो उस पर जो है लेपिंग टूल का यूज किया जाता है, लेपिंग ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है। एब्रेसिव में भी इसका यूज किया जाता है। लेपिंग में प्रयुक्त एब्रेसिव पदार्थ को लेपिंग कंपाउंड कहते हैं। इसका चुनाव
वर्कपीस के मटेरियल तथा सरफेस रिग्राइंडिंग पर निर्भर करता है। हमारा जो लैपिंग में प्रयोग होता है एब्रेसिव मटेरियल, तो इसको जो है लैपिंग कंपाउंड कहते हैं, और इसका चुनाव जो है वर्कपीस के पदार्थ के सरफेस रिफिनिंग पर निर्भर करता है। जैसे वहाँ फिनिशिंग करना हुआ, जिस काम के लिए यूज करना है उसे हिसाब से एब्रेसिव मटेरियल का यूज किया जाता है। लैपिंग के लिए पार्ट्स को पहले ग्राइंडिंग द्वारा मशीनिंग किया जाता है। इसके लिए 0.01 mm की अलाउंसेस छोड़ी जाती है। लैपिंग क्रिया लैपिंग मशीनों द्वारा की जाती है। स्टील, कास्ट आयरन के वर्कपीस पर रग लैपिंग के लिए 280 से 600 कड़ साइज वाला एल्यूमीनियम ऑक्साइड पाउडर यूज किया जाता है। तो स्टील और कास्ट आयरन के वर्कपीस पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें 280 से 600 कड़ साइज वाला एल्यूमीनियम ऑक्साइड पाउडर का यूज जरूर करना चाहिए। सीमेंट एंड कार्बाइड के अंगों पर डायमंड डस्ट द्वारा लेपिंग की जाती है। लेपिंग कंपाउंड को मिट्टी या के तेल से अथवा अन्य तेल से साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। कटिंग टूल लगभग 20 मीटर पर मिनट रखी जाती है, यानी 20 मीटर जब वो काटेगा तब जो है 20 मिनट लगेगा, या फिर 1 मिनट लगेगा। 20 मीटर काटने पर 1 मिनट लगेगा। स्टडी ऑफ कमर्शियली अवेलेबल कटिंग टूल्स। अब हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे कमर्शियल यानी जो मार्केट में हमारी अवेलेबल है कटिंग टूल्स। तो कौन कौन से मार्केट में कटिंग टूल अवेलेबल है, आइए उसको देखते हैं। कटिंग टूल के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रमुख टूल निम्न है। पहला है अब्रेसिव सॉ, दूसरा है एक्स एक्स यानी कुल्हाड़ी, और अब्रेसिव सॉ मतलब आरी। ब्लेड तो आपको पता ही होगा, चेन सॉ भी पता होगा, अप्रोच भी पता होगा। ये जो टूल है हमारे मार्केट में जो अवेलेबल है कमर्शियली, इन्हें जो है हम आसानी से खरीद सकते हैं। तो पहला आता है हमारा कटिंग टूल के। अब आइए देखते हैं हम कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये सब आप लोग को पता ही होगा, आरी का क्या काम है, कुल्हाड़ी का क्या काम है, ब्लेड का क्या काम है, चेन सॉ का क्या काम है, ब्रोच का क्या काम है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, जितना भी वो हर कोई जानता है। तो आइए अब देखते हैं कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पहला आता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में पहला आता है हमारा टर्निंग टूल। टर्निंग ऑपरेशन, शेपिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन और एक्सेट्रा और भी है इसमें। तो ये सब आप लोगों ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये सब पढ़ा होगा, और ये सब जो है टूल की सहायता से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के अंदर आता है मिलिंग कटर आता है, रीमर आता है, ब्रोच आता है, ग्राइंडिंग व्हील आता है, यानी ऐसे कटिंग टूल जिसके अंदर जो है एक से ज़्यादा एज बनी हो, तो वही हमारा जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। मिलिंग कटर है तो इसमें इसके कटर में जो है ऐसे गोले टाइप का रहता है, इसमें जो है अनेक एजेस बनी होती है ऐसे इस प्रकार की। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एजेस रहती है, तो ये जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आ जाता है। और ऐसे रीमर में वो ब्रोच और ग्राइंडिंग व्हील में भी होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जियोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी पूछा नहीं गया है और पिछले साल भी नहीं पूछा गया, तो इस साल जो है आने की बहुत बढ़िया चांसेस है। इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको मैं डीपली बढ़िया से समझाऊंगा आप लोग को। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कटिंग टूल की जियोमेट्री जो है हमारी, इसमें ये जो है हमारा ये जो भाग होता है, एक मिनट, इसका हम कलर को हम लोग चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, 1 सेकेंड, वर्क क्यों नहीं कर रहा बढ़िया से। तो ये हमारा जो है ये सैंक होता है, ये जो हमारा है ये सैंक होता है, इसे हम लोग सैंक के नाम से जानते हैं। कटिंग टूल जितने हमारे बने होते हैं उसमें जो है सैंक जरूर बना होता है। सैंक जो है इसी पर पूरी मजबूती यही से पूरा जो है इसका जो है पूरा सब लोड यहीं से लगा रहता है। तो ये इस पार्ट को हम जो है सैंक कहते हैं। ये पार्ट हमारा सैंक है, और ये पार्ट जो है इसे हम लोग फेस कहते हैं। टूल्स का ये जो टूल्स हमारा बना होता है कटिंग टूल, उसका जो है ये फेस होता है। ये हमारे टूल्स का जो है फेस होता है, इस पार्ट को हम फेस कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, अब इसके बाद देखते हैं। तो ये जो फेस के ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, इसे हम लोग एंड कटिंग एज कहते हैं।
एंड कटिंग एज एंगल होता है ये। और जो हमारा ये वाला भाग है इसे हम लोग नोज कहते हैं, यानी ये जो है कटिंग टूल्स का जो है नाक होता है, नोज, क्योंकि इसकी बनावट जो है नाक के जैसी है। आप लोग एग्जाम में पहले फिगर बना ले, फिगर की प्रैक्टिस को बढ़िया से कर लेना, और फिर जो है एग्जाम में जब जा रहा है तो फिगर बनाने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इस पार्ट को सैंक कहते हैं। और सैंक ऐसा पार्ट होता है कटिंग टूल्स का जिसके जिसमें जो है पूरा मजबूती, पूरा सब बनावट पूरा इसी पर होता है, पूरा इसी सपोर्ट से जुड़ा होता है। इसको तो आप लोग बना के लिख ही लेंगे, सैंक। फिर फेस जो है इसके आगे वाले पार्ट को फेस कहा जाता है, और फेस के जो ऊपर होता है ये वाला ये एंड कटिंग एज होता है, और इसके जो सामने होता है ये नोज होता है, और फिर इसके जो है ये नीचे तरफ होता है ये नोज का रेडियस होता है, और ये जो नीचे होता है ये कटिंग एज होती है। इतना आप लोगों को समझ में आया बढ़िया तरीके से। और ये जो होता है ये सैंक के पास जो होता है ये साइड कटिंग एंगल होता है, साइड कटिंग एज एंगल होता है ये साइड कटिंग एज एंगल होता है। एंड हम ये वाला देखते हैं अब। तो ये वाला हमारा जो है ये सैंक होता है, ये वाला हमारा जो पार्ट है ये पूरा सैंक है हमारा, इस पार्ट को हम लोग जो है सैंक कहते हैं। ये पार्ट हमारा सैंक है। तो ये पार्ट हमारा सैंक होता है। एंड हमारा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये लीप एंगल होता है। अभी इसके बारे में डीपली चर्चा करता हूँ, पहले इसको करल कर लेते हैं जिससे आप लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आएगा, जैसे ऊपर वाला समझ में आया। इसे आप लोगों ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जो लोग नहीं पढ़ा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हाँ तो आइए देखते हैं। ये जो है हमारा ये सैंक होता है, ये जो पार्ट है हमारा ये सैंक का पार्ट है। और ये जो टॉप पर है ये जो है टॉप एंगल है, बैक रेक एंगल भी इसको कहते हैं, सॉरी। ये जो हमारा है टॉप पर ये टॉप रेक होता है, और इसे बैक रेक एंगल भी कहा जाता है। तो इसे बैक रेक एंगल भी कहा जाता है और टॉप रेक भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है इस सैंक में जो है ये वाला जो पार्ट आया है इसे भी बैक रेक एंगल कहा जाता है, यानी नीचे वाला बैक साइड का है ये। तो आप लोग जो है एग्जाम में ये वाला फिगर भी बनाइएगा और ये वाला फिगर भी बना दीजिएगा, वहाँ पर जो है बढ़िया समझा दीजिएगा। और ये वाला जो है बैक रेक एंगल होता है, यहाँ पर इसके टॉप साइड में जो है बैक रेक एंगल होता है, और यहाँ पे टॉप ये जो फेस वाला है यहाँ पर भी जो है बैक रेक एंगल होता है। यहाँ ऊपर ये जो इतना पार्ट है ये बैक रेक एंगल ही होता है, ये सारे पार्ट जो है बैक रेक एंगल ही होते हैं। और लीप एंगल इसको बोलते हैं, लीप एंगल, ये हमारा जो है लीप एंगल होता है। और ये जो हमारा ये हील होता है, ये जो हमारा नोज है ये बाहर की तरफ नोज है, और अंदर की साइड से ये जो है हमारा हील होता है। इसको आप लोग जो है खूब बढ़िया से डीपली देखते रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये जो है इसकी जो ये एज आई हुई है ये इतना सा, इसको मैं कलर चूज कर लेता हूँ, फिर बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारी एज आई हुई है ये इतनी सी हमारी एज जो आई हुई है, यही होता है हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये जो हमारा ये इतना यहाँ से आया हुआ है, ये इतना पार्ट नोज के पास से जो आया हुआ है, नोज रेडियस के पास से होता हुआ एंड कटिंग एज तक आया है। तो ये जो है हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है। इस इतने पार्ट को जो है हम लोग फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये पूरा पार्ट जो ये फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है, और इसे एंड रिलीफ एंगल भी कहा जाता है। इसे ये जो यहाँ से एंड हो रहा है इसे एंड रिलीफ एंगल कहा जाता है, और साइड क्लियरेंस एंगल इसको कहा जाता है। ये जो है साइड वाला ये जो बना है ये साइड क्लियरेंस एंगल हो गया, यानी इसका जो है ये फ्रंट भी बना है, ये टॉप भी बना है, ये साइड भी बना है। तो इसको जो है आप लोग फ्रंट भी टॉप भी साइड भी आप लोग बना ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको पढ़ा था। तो हमारा ये जो है साइड वाला हो गया, इसको भी हम लोग कलर कर लेते हैं ताकि बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाए।
क्योंकि बिना कलर के जो है समझ में नहीं आता है। कलर का ले रहे हैं लोग, बस ये 2 सेकंड लगेगा, कलर हो जा रहा है। तो ये हमारा कलर हो गया। हाँ, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये साइड रेक एंगल होता है, और ये जो है इसे भी साइड रेक एंगल कहते हैं। और ये जो है हमारा, ये साइड क्लियरेंस एंगल होता है। ये इतना वाला जो पार्ट है हमारा, ये साइड क्लियरेंस एंगल होता है। और यहाँ पे ये जो आया है, ये साइड क्लियरेंस एंगल है, यानी यही वाला जो है साइड से लिया गया है एंगल इसका। तो आप लोग को खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके डिफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे जो है आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो टूल जियोमेट्री जो है कटिंग टूल्स की कई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें टूल की बनावट के साथ रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लीप एंगल, कटिंग एंगल, नोज रेडियस शामिल हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जियोमेट्री निम्न प्रकार है। तो इसमें पहला वो पार्ट हमारा होता है सैंक का, या टूल का मेन पार्ट होता है, और टूल का यही भाग टूल होल्डर में पकड़ा जाता है। जो हमारा टूल होल्डर है उसमें जो है सैंक को पकड़ाया जाता है। और फिर अब आते हैं फ्लैंक पे। तो फ्लैंक टूल का वह भाग होता है, वह पार्ट होता है जिसमें कार्य के सामने रहता है, फ्लैंक कहलाता है। कार्य के सामने यानी जहाँ पर ये जो नोड रेडियस है, यहाँ पर जो कटिंग टूल रहेगा उसे ही फ्लैंक कहा जाता है। और फेस तो आप लोग को मैं बताया था कि फेस क्या होता है, ये सैंक तथा पॉइंट के बीच का टूल होता है। यानी जो कटिंग टूल लगा होता है उसके बीच में जो है फेस रहता है, उसके पीछे जो है सैंक रहता है, यानी सैंक और पॉइंट के बीच का जो टूल होता है वो फेस होता है। ऊपरी पृष्ठ होता है कटिंग में छीलन इसी सरफेस के ऊपर से होकर आगे बढ़ती है। यानी जो हम कटिंग जैसे हमारी लेथ मशीन हो गई, तो उसमें जो है हम लोग जब छीलने लगते हैं तो उसमें जो है हमारा यही फेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नंबर 4 पर हमारा पॉइंट यानी टूल। यह भाग जो है टूल के फेस तथा फ्लैंक के मिलते हैं, टूल का कटिंग करने वाला भाग होता है। यह भाग नोच कहलाता है। तो नोच जो हमारा है वो पॉइंट और टूल सब वही कहलाता है, और यही जो है पूरा कटिंग करता है। कटिंग वाला भाग यही होता है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर पर हेल। यह टूल की तली का वह कर्वेड भाग होता है जहाँ पर टूल के बेस एंड फ्लैंक मिलते हैं। तो हील जो है वही पार्ट होता है जहाँ पर बेस और फ्लैंक मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस। तो टूल को जब टूल होल्डर में पकड़ा जाता है, उसका सरफेस बेयरिंग सरफेस का कार्य करता है, तो वही आधार कहलाता है। बेस यानी उसकी जो है नीचे वाली, यानी टूल जो है वही जो है फेस बेस कहलाता है, वही पूरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बढ़िया से ये समझ में आया होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर जो इसी बेसिस पर आप लोग को जो है टूल को बनाना पड़ेगा, तब उसमें जो है आप लोग को ये फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो है यही से बढ़िया समझ लीजिए आप लोग। और इंटरव्यू में जो है अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो आइए देते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स ऐसे कटिंग टूल होते हैं जिनमें एक से अधिक एज बनी होती है, कटिंग एज। जैसे मिलिंग कटर हो गया, इसमें एक से अधिक एज होती है। ड्रिल्स हो गया, इसमें एक अधिक होता है। ब्रोच में, ट्रिमर में और ग्राइंडिंग में, और ग्राइंडिंग व्हील जो है उसमें एक से ज़्यादा एज बने होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स को का क्लासिफिकेशन आप बताइए, उसके प्रकार को बताइए। तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स जो है उनकी गति के प्रकार के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला हमारा लीनियर मोशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो इसके अंतर्गत कटिंग टूल के दौरान लीनियर मोशन होता है, यानी ब्रोच जो है ये लीनियर मोशन होता है, ये पुश और पुल करके जो है ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो इसीलिए इसे जो है लीनियर मोशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। तो लीनियर लाइन से जो है ऑपरेशन को करे, और इसमें जो है लाइन से ही ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे जो है ये पुल करता है, ऐसे पुल करके ये जो है पूरा ऐसे अंदर खींच लेता है, इसमें ऑपरेशन करता है, इसलिए इसे लीनियर या लाइनर या लाइन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रोटरी मोशन पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो डिफिनेशन से ही लग रहा है, रोटरी यानी रोटेट करके। तो मेलिंग कटर जो हमारा ये रोटेट करके
ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो वही हमारा रोटरी मोशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। लीनियर रोटरी मोशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स कौन सा होता है, तो ड्रिल होता है जो लाइन की तरह होता है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है और रोटेट भी करता है, और रीमर हो गया, बोरिंग हो गया। तो ये सारे ऑपरेशन जो है लीनियर और रोटरी मोशन में और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रोच। तो ब्रोच एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो ब्रोचिंग ऑपरेशन के लिए ब्रोचिंग मशीन प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये जो है पुल टूल, ये जो ब्रोचिंग है ये हमारा एक पुल टूल होता है, यानी पुल करके और पुश करके जो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही इसकी बनावट होती है, ऐसे ही जो है पुल करके ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इस डायग्राम को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में अभी क्वेश्चन आता है तो इसे जो है आप लोग जरूर बना के आइएगा। फिगर बनाने से जो है एग्जामिनर को एक बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, वो फिगर देखकर ही बढ़िया नंबर दे देता है। आइए देखते हैं ब्रोच एक ऐसा कटिंग टूल है जिसमें टेपर्ड रॉड पर एक सीरीज में अनेक कटिंग टीथ बने होते हैं जो एक ही बार में मशीनिंग ऑपरेशन कर देता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ब्रोच क्या होता है। इसमें जो है एक ही पॉइंट पर ये जो है अनेक कटिंग टीथ बने होते हैं या एज बने होते हैं, तो ये मशीन को ऑपरेशन कर देता है एक ही बार में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मिलिंग कटर्स, डिफरेंट टाइप के जो मिलिंग कटर्स हैं उसके आइडेंटिफिकेशन आए देखते हैं। तो यह एक रिवॉल्विंग टूल है, इसकी परिधि के बराबर, इसकी परिधि पर बराबर दूरी पर कटिंग एज बने होते हैं। कटर्स के कटिंग एलिमेंट्स को कटिंग टीथ कहते हैं। मेलिंग के समय वर्कपीस वे कटर होते हैं। कटर दोनों को गति दी जाती है और वर्कपीस पर से अतिरिक्त धातु को हटाया जाता है। तो ये क्या होता है एक बार से मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि ये जो है बीच बीच में जो है गड़बड़ हो गया था। तो यह एक जो है रिवॉल्विंग टूल होता है और इसकी जो परिधि होती है, इसका जो कोलिक का जो बीच में परिधि होती है उसके उस पर जो है बराबर कटिंग एज बना होता है। ये जो हमारी परिधि होती है इसके बीच में जो है बराबर एज जो है कटा होता है। और कटर के कटिंग एलिमेंट्स को कटिंग टीथ कहते हैं। जो कटिंग एज बना होता है उसको कटिंग टीथ कहा जाता है, उस एलिमेंट को, उस पार्ट को। और मिलिंग के समय वर्क पीस हुए कटर होते हैं, दोनों को गति दी जाती है, दोनों को गति दी जाती है कटर को और वर्क पीस दोनों को मोशन दिया जाता है। और फिर ये जो है वर्क पीस पर अतिरिक्त धातु को हटाया जाता है, फिर ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म हो जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के मिलिंग कटर्स को आइए देखते हैं। पहला हमारा सॉलिड मिलिंग कटर है, ये है सॉलिड मिलिंग कटर, ऐसी बनावट होती है, ये पूरा सॉलिड रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। ये इसी प्रकार इसकी बनावट होती है। इस प्रकार के कटर हाई स्पीड स्टील के सिंगल पीस से बनाया जाता है। तो हाई स्पीड स्टील जो है वो ऊपर पढ़े थे उसी का जो है ये बना होता है। कटर से यदि सिंगल पीस मटेरियल से बनाया जाए तो कटर के दांतों के टूटने पर पूरा कटर खराब हो जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, इसको इसलिए सिंगल पीस के मटेरियल से नहीं बनाया जाता है, इसको जो है अधिक मटेरियल का मिलाकर बनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। और हाई स्पीड स्टील जो है ये होता क्या है, आप लोग कभी मैं पढ़ा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये होता क्या है। नेक्स्ट हमारा कटर को पकड़ने की विधि के अनुसार, यानी कटर को पकड़ने का मेथड क्या क्या है उसके अनुसार आइए देखते हैं। आर्बर टाइप कटर, आर्बर टाइप कटर को जो है कैसे पकड़ा जाता है उसका क्या मेथड, आइए देखते हैं। इस प्रकार के कटर में का